जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों सामाजिक विषय उसका पार्ट थर्ड सिविक्स के अंदर हमारा लेसन 4 चल रहा है। लेसन का नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले, यानी कि जाति के ऊपर और धर्म के ऊपर और लैंगिक मसले स्त्री पुरुष। कल मैंने आपको इसके विषय में जानकारी दी थी, इसका परिचय कराया था और उसके बाद लैंगिक मसले और निजी और सार्वजनिक विभाजन के विषय में बताया था। और आज इसका पार्ट 2 महिलाओं की राजनीति का प्रतिनिधित्व, 4th पॉइंट है इसका, महिलाओं की राजनीति का प्रतिनिधित्व। भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने के पीछे अभी तक समाज में पितृसत्तात्मक ढांचे का मौजूद होना है, यानी कि पुरुष का होना मौजूद है। पुरुष जो है महिलाओं को सोचते हैं कि महिलाओं को पीछे ही रखते हैं, और यह सिर्फ महिलाओं के राजनीति में आने से हतोत्साहित करता है, बल्कि राजनीति के प्रवेश द्वार की बाधाओं की तरफ भी काम करता है, यानी कि अड़चन भी डालते हैं। ये सिर्फ ये नहीं चाहते कि राजनीति में आए और ये कुछ करें। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि चुनाव के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण किया जाए और यह पता लगाया जा सके कि आज़ादी के 6.5 दशक बाद भी आज तक असफलता क्यों है। आज़ादी को मिले हमें काफ़ी समय हो गया है और अभी तक भी महिलाओं की असफलता क्यों है। सफलता असफलता आप समझते हैं कि सफलता है जैसे कि आपने पूरे साल पढ़ाई की और उसका रिजल्ट आपको साल के आखिर में आपको रिजल्ट मिलता है। अगर अच्छे अंक प्राप्त किए तो सफलता अच्छी प्राप्त की, और अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की और अच्छे मार्क्स नहीं आए तो असफलता, यानी कि वो असफलता में आती है जब अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। तो सफलता असफलता अच्छा रिजल्ट आना, और सफलता के अंदर एक फोर्थ इसी के अंदर हमारा पॉइंट 1 है सफलता। महिलाओं की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी का विश्लेषण का पिरामिड मॉडल के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर लोकसभा में उनकी 1952 में मौजूदगी 22 सीट को रखा गया, 22 सीट को रखा जा सकता है, और जो 2014 में 61 तक आ गई है, यह वृद्धि 33% है। कितनी प्रतिशत है? 33। लेकिन लैंगिक भेदभाव अब भी भारी मात्रा में मौजूद है। स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव है वो भी भारी मात्रा में है, और लोकसभा में 10 में से 9 सांसद पुरुष हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब कहीं 10 व्यक्ति हैं, 10 पुरुष हैं और उनमें से एक महिला है, जहाँ 9 व्यक्ति अपनी बात रखेंगे तो वहाँ एक महिला की कितनी चल सकती है। तो 9 पुरुष हैं और एक महिला है। चुनाव में महिलाओं को टिकट न देने का नीति न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों के बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों की भी होती है। महिलाओं को टिकट लेने में भी दिक्कत होती है। इसका कारण बताया जाता है कि उनमें जीतने की क्षमता कम होना, जो चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि महिलाएं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ठीक ठाक संख्या में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इन राजनीतिक दलों में भी उच्च पदों पर महिलाओं की उपस्थिति कम है। उच्च पदों पर, ऊंचे स्तर पर महिलाएं बहुत कम हैं और पुरुष बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैंने आपको बताया था
सांसद कितने होते हैं? 10 में से 9, तो 9 में से 1 महिला रही। अब नेक्स्ट आता है हमारा भागीदारी। इसी का 4th पॉइंट में सेकंड पार्ट है हमारा भागीदारी। अब देखिए, भागीदारी जो महिलाएं पार्टी के अतिरिक्त ढांचे में उपस्थित दर्ज करवाने में सफल रही है, उन्हें भी नेतृत्व में दूसरे दर्जे पर धकेल दिया जाता है, यानी कि उनको भी आगे धकेल दिया जाता है। 90 के दशक में भारत में महिलाओं की चुनाव में भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। इस साल हुए चुनाव में आज तक की सबसे ज़्यादा महिला मतदाताओं की भागीदारी देखी गई है, क्योंकि 90 के दशक के बाद जो 90 के दशक में चुनाव हुआ था, उसमें अधिक महिलाओं ने भागीदारी यानी कि अपना उसमें भाग लिया था। 90 के दशक में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को दिए गए 33% आरक्षण। कितना प्रतिशत आरक्षण मिला महिलाओं को? 33% आरक्षण से देश की महिलाओं में पुरुषों की तरह ही सत्ता हासिल करने की भावना विकसित हुई। इसने एक प्रेरणादायक काम किया और जो शक्ति प्रदान की, उसमें महिला मतदाताओं की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी। इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट 2 में उम्मीद। देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हर कार्य करने की उम्मीद रखते हैं कि हमें उम्मीद के ऊपर ही कायम है कि हमारा ये कार्य हम करेंगे अच्छे से, हमें उम्मीद है कि हमारे काम हो जाएगा। इसी में हमारा उम्मीद है। उम्मीद। भारत में महिलाओं ने किसी खास वर्ग के रूप में कभी मतदान नहीं किया और न ही किसी राजनीतिक दल में राज्य या देश के स्तर पर ऐसी कोशिश की कि उन्हें उनसे जुड़े किसी मुद्दे पर आंदोलित किया जाए। पार्टियों को महिला मतदाताओं की याद सिर्फ चुनाव के समय में आती है। जब चुनाव होते हैं, जनगणना की जाती है, उससे पहले हर घर डोर टू डोर जाया जाता है, देखा जाता है कि कितने वोट डलेंगी, किस घर से कितनी वोट है, किस में नहीं है। लड़कियां हैं, जिसकी वोट नहीं बनती है उसकी बनवाने के लिए भी बोलते हैं। सिर्फ चुनाव के समय में याद आती है और चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद फिर कोई याद नहीं किया जाता। किसी काम के लिए भी जाओ तो उसको भी मतलब मना करेंगे नहीं और काम करेंगे नहीं, तो उनको चुनाव के दौरान याद आती है और उनके घोषणा पत्रों को दिए गए वादे भी शायद ही पूरे होते हैं। वो जो घोषणा करते हैं ना, हम ये करेंगे, आपके लिए कार्य करेंगे, कोई संस्था चलाएंगे, आपके लिए कोई अच्छा ऐसा विकल्प लेकर आएंगे जिससे आपकी अच्छे से कमाई हो, आप बेरोजगार ना हो, आप अपने परिवार को अच्छे से चलाएं, जितने भी वो वादे करते हैं और वो वादे उनका सत्र पूरा हो जाता है और वो वादे पूरे नहीं होते। महिलाओं के लिए सकारात्मक दिशा में काम किया जाना इस वक्त बहुत ज़रूरत है। सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि महिलाएं भी क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। खाली मतदाता यानी कि जब मतदान होता है, चुनाव होते हैं, तभी याद आती है, उससे बाद में या उसके पहले भी याद आना चाहिए।
कोई कार्य कर रही है कोई महिला, उसकी सुनवाई करना, उसकी पेमेंट में अच्छे से प्रोग्रेस करना, उसको अगर वो ऊंचे पद पे जा रही है तो उसमें किसी तरह की कोई बाधाएं ना आए, ऐसा होना चाहिए। तो सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगर नकारात्मक रहेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है नकारात्मक सोच में काम करना। इसके लिए महिलाओं की चुनाव प्रक्रिया में बाधक बनने वाली चीज़ों को दूर किया जाने की ज़रूरत है। बाधाएं नहीं होनी चाहिए, बाधा पड़ेगी तो काम नहीं चलेगा। और चुनावी राजनीति में मौजूदा दूरियों को पाटने के साथ में लैंगिक भागीदारी वाला बनाने की ज़रूरत है। इससे नेक्स्ट पॉइंट चलता है हमारा धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। देखिए पांचवा है हमारा धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। देखिए अब तक बात बताई थी महिलाओं के मतदान हेतु महिलाओं का उच्च स्तर, कि महिलाओं को ऊंचा पद मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, पुरुष आगे रहते हैं। अब चलेगा हमारा धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करते हैं, अर्थात धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले निवास करते हैं। जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले देखे हैं। यदि लोग एक धर्म को माने किंतु उनकी पूजा पद्धति मान्यताएं भिन्न हो, तब भी गंभीर मतभेद हो जाता है। अगर पूजा पाठ एक ही धर्म के व्यक्ति हैं, एक ही धर्म में मान लिया हिंदू ही हैं, हिंदू लोग हैं तो हिंदू में भी अनेक जातियां हैं और अनेक जातियों की अलग अलग पूजा पाठ के वो हैं। कोई किस तरह से करता है, कोई कहीं करता है, कोई किसी की पूजा करता है, तो उनकी मान्यताएं भिन्न हो तब भी गंभीर मतभेद हो जाता है, यानी कि उनमें अंदर से ही विभिन्नता आने लगती है। लैंगिक विभाजन तो विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। जैसा कि लोगों को एक धार्मिक समुदाय के स्तर पर अपनी जरूरतों, हितों, मांगों को राजनीतिक में उठाने का अधिकार होना चाहिए। मान लिया कोई भी धर्म है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। मान लिया हिंदू है या भारत में है, अगर कोई किसी चीज़ की मांग करे जो सभी के हित की बात होती है तो उसका अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो उन्हें धर्म के कामकाज पर दृष्टि रखनी चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करेगी तो उस काम को ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सांप्रदायिकता।
वास्तविक समस्या तब आरंभ होती है जब हम धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण है। राष्ट्रवाद ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दर्शाता है। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। श्रेष्ठ यानी कि अपना सबसे अच्छा धर्म मानने लगते हैं। जैसे हिंदू और मुस्लिम है तो मुसलमान सोचते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, हिंदू सोचते हैं हमारा धर्म अच्छा है, ईसाई सोचते हैं हमारा अच्छा है और सिख सोचते हैं हमारा अच्छा है। और कोई एक धर्म समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा होने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने को तैयार हो जाता है तो उस स्थिति में विकट यानी कि जब वो ऐसी समस्या आ जाती है तो उसमें परेशानी होने लगती है, अधिक विकट होने लगती है, अधिक ज़्यादा ही बढ़ने लगती है। और किसी भी धर्म को अपने धर्म से ऊंचा नहीं मानना चाहिए। सबके लिए सबका धर्म अपने लिए ऊंचा ही होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। भगवान ने एक ही जैसा इंसान पैदा किया है, काला या गोरा, लेकिन ढांचा तो भगवान ने सभी का एक जैसे ही बनाया। हाथ पैर आँख नाक सभी को पूरे अंग दिए। अब उसमें वो जब जन्म ले लेता है, हिंदू में है तो वो हिंदू की तरफ ही जाएगा, मुसलमान है तो वो मुसलमान की तरफ की बात करेगा। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। देखिए आज यहाँ तक कि आपको सांप्रदायिकता की समझाया गया। इससे आगे का मैं कल बताऊंगी। और बच्चों देखते रहिए वीडियो को, बुक पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। कम से कम 1-2 घंटे का समय निकाल के वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। देखो बच्चों, जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और दूसरे बच्चों को भी बताओगे कि हमारे स्कूल की ऑनलाइन क्लास चल रही है और ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट तो सारे चल रहे हैं हमारे स्कूल में, और आप इनको सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा समय देकर सभी विषयों की तैयारी करें और अच्छे से ध्यान से पढ़ो। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें मैडम टाइम नहीं मिलता, कैसे करें। ये बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। घर पे रहकर अच्छे से पढ़ाई करिए, लिख कर देखिए और समझिए, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो। और वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।